क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 124 जिसका नाम है इनेट स्पेल। पिछले चैप्टर में लेलिन रैंक 1 बन चुका था, मैगस बन चुका था। और आज देखेंगे कि उसने क्या इनेट स्पेल मिला है उसको। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक जंगल में जहां लेलिन अपनी नई बूस्टेड बॉडी को न टेस्ट कर रहा है। वो कुछ स्टैंडर्ड स्वॉर्ड मूवमेंट करता है, एक तरह का वार्म अप समझ लो। अपनी रेनफोर्स्ड बॉडी को फील करता है और सोचता है कि बॉडी तो ठीक है, अब यहाँ जानना चाहता हूँ कि मुझे कैसी इन्नेट स्पेल मिली है। तो पहले थोड़ा समझ लो कि इन्नेट स्पेल क्या होती है। ये मैगस के लिए ना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब समझ लो। लेलिन को ना किमियन पुपिल मेडिटेशन टेक्निक और बुक ऑफ जाइंट सर्पेंट से बहुत कुछ पता था इनेट स्पेल के बारे में। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। रेगुलर मैगोस जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते वो एडवांसमेंट के टाइम एक रैंक 1 डिफेंसिव मॉडल ना चूज करते हैं और ग्राइंड वाटर यूज करके ब्रेक थ्रू करते हैं। ये सबसे ना सिंपल तरीका है, लेकिन इसका पोटेंशियल सबसे कम होता है। अगर आगे रैंक 2 स्पेल मॉडल नहीं मिला ना उन्हें, तो वो कहीं नहीं पहुंच सकते। मतलब एकदम डेड एंड हो जाता है उन लोगों के लिए। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या टॉप मैगस फैमिली के कोर मेंबर वो हाई मेडिटेशन टेक्निक का ना यूज़ करते हैं। हर लेवल की मेडिटेशन टेक्निक एक फिक्स्ड इनेट स्पेल मॉडल देती है। मतलब अगर कोई जानता है कि कोई मैगस कौन सी मेडिटेशन टेक्निक यूज करता है, तो वो गेस कर सकता है कि उसकी इनेट स्पेल क्या होगी। लेकिन वारलॉक वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है। एक चाइनीज कहावत है, आसमान पर निर्भर नहीं होना चाहिए अपने फसल के लिए। यानी प्योर लक का गेम है ये। वॉरलॉक की इनेट स्पेल डिपेंड करती है ब्लड लाइन के ब्लड एसेंस की प्यूरिटी पर, कंसंट्रेशन पर और हाँ लक पर भी। लेलिन जानता था कि उसकी लक एवरेज है, लेकिन उसने जो ब्लड एसेंस यूज किए थे वो था एक एंशियंट बिंग का, मतलब जाइंट कीमियन सरपेंट का। एक एक्सट्रीमली पावरफुल और रेयर ब्लड लाइन था ये। तो चांसेस थे कि रिजल्ट अच्छे होंगे। लेनिन ने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स की एक पतली धारा उस न ऑक्टेंगल क्रिस्टल में डाला। वो क्रिस्टल जो उसकी कॉन्शियसनेस के सी में ना फ्लोट कर रहा था। और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो जानता था कि उसने अपने इनेट स्पेल की डिटेल ना एकदम से देख ली। पहली स्पेल थी आई ऑफ पेट्रिफिकेशन, और इसको दूसरा स्पेल भी मिला है, स्केल ऑफ किमियन। दो स्पेल मिले हैं एक ही बार में, एक नहीं दो दो स्पेल। पहला आई ऑफ पेट्रिफिकेशन और दूसरा है स्केल ऑफ केमियन। लेलिन खुरकर हंस पड़ता है जोर जोर से। पूरे जंगल में उसकी हंसी ना एकदम गूंज रही थी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। यूजुअली एक वारलॉक को एक ही इनेट स्पेल मिलती है। तो दो इनेट स्पेल तभी मिलती है जब ब्लड लाइन का ना ब्लड एसेंस इतना रिच हो, इतना प्योर हो कि वो ऑलमोस्ट ब्लड लाइन के ओरिजिन के ना बराबर हो। ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिनेरियो था और लेलिन के साथ हुआ क्योंकि उसने एक एंसेंट बिंग का ब्लड एसेंस यूज किया था। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो इनेट स्पेल का मतलब ये नहीं है कि लेलिन सीधा रैंक 2 मेगस बन गया है। अभी दोनों स्पेल ना रैंक 1 के ही हैं। एक रैंक 2 मैगस के पास भी दो इनेट स्पेल होते हैं, लेकिन उनकी रैंक रैंक 1 होती है। एक का रैंक 1 होगा और एक का रैंक 2 होगा। मतलब एक रैंक 1 का स्पेल होगा और एक रैंक 2 का। रैंक 2 वारलॉक के पास, मतलब जो है ना मैगस के पास। लेकिन इसके पास दोनों रैंक 1 का है। इस ये अपना लेलिन जो है वो रैंक 1 का ही है। जब वो रैंक 2 वारलॉक बनेगा तब उसकी रैंक 2 इनेट स्पेल ना फॉर्म होगी। अभी वो दो है ना, वो रैंक 1 के ही स्पेल है उसके पास। लेकिन दोस्तों अभी भी सेम लेवल के रैंक 1 मैगस में ना एक एक्स्ट्रा स्पेल होना, ये एक ना बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके लिए। लेलिन ने किमियन पुपिल और ब्लैक बुक ऑफ जाइंट सरपेंट से दोनों स्पेल की ना फुल डिटेल ना निकालता है। पहली आई ऑफ पेट्रिफिकेशन, आंखों से एक पेट्रीफाइंग गेज निकालता है जो एक पेट्रिफिकेशन स्पेल के बराबर होता है। टारगेट सीधा पत्थर बन जाता है, पेट्रीफाई हो जाता है। अगर टारगेट बहुत पावरफुल है तो वो टेम्पोरली ना एकदम टेम्पोररी होगा, उसको हिल नहीं सकता, कंजप्शन ज़्यादा होगा। सिर्फ एक स्पिरिचुअल फोर्स और एक मैजिक पावर में ये एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरी स्केल ऑफ किमियन, इंस्टेंटली एक लेयर ऑफ स्केल फॉर्म हो जाता है बॉडी पर, एक डिफेंसिव शील्ड जैसा। फिजिकल डिफेंस 25 डिग्री और मैजिक डिफेंस 27 डिग्री तक कंजप्शन।
हर 5 घंटे में सिर्फ एक स्पिरिचुअल फोर्स और एक मैजिक पावर यूज करता है ये भी। एआई चिप ने ये कैलकुलेशन की थी और लेलिन ने ये देख के थोड़ा सा रुक गया, सोचने लगा वो। मतलब ये है कि ये फिजिकल अटैक से 25 डिग्री तक के अटैक को न रोक सकता है स्केल ऑफ किमियन, और मैजिक डिफेंस 27 डिग्री तक का दे सकता है। ये कंजप्शन फिगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। मतलब उसका जो कंजप्शन है 1-1 एक मैजिक पावर और एक स्पिरिचुअल फोर्स में ये एक्टिवेट होता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर यही स्पेल कोई नॉर्मल स्पेल मॉडल से कास्ट किया जाता तो हर बार कम से कम ना 10 पॉइंट स्पिरिचुअल फोर्स और 10 मैजिक पावर लगती। इननेट स्पेल में सिर्फ 1 पॉइंट यानी 1/10वां हिस्सा लगा उसे। इतना कम, ये है इननेट स्पेल का ना असली फ़ायदा। और स्केल ऑफ कीमियन के बारे में लेलिन ने रियलाइज़ किया कि वो इसे ना परमानेंटली एक्टिव भी रख सकता है। सिर्फ 2 पॉइंट स्पिरिचुअल फोर्स और मैगस पावर मतलब मैजिक पावर के ना स्टेडी कंजम्पशन से, मतलब वो हमेशा एक इनविजिबल आर्मर में रह सकता है। ये दूसरा वाला जो है ना स्केल ऑफ कीमियन, ये वो 24 घंटे रख सकता है भाई। और उसको दो ही देना पड़ेगा, एक के जगह पे दो स्पिरिचुअल फोर्स और दो मैजिक पावर देना पड़ेगा। ये 24 घंटा रख सकता है। लेकिन लेलिन को ना तब समझ आया वो डिफेंसिव फोर्स फील्ड जो हर मैगस का ना अराउंड होती है, वो एग्जैक्टली यही है उनका इननेट डिफेंसिव स्पेल। और ये एक्टिवेट रहता है जब तक कोई अटैक उस डिफेंस को ना तोड़ ना दे, कोई भी उन्हें हार्म ही नहीं कर सकता। मतलब उसको एक बार जो है ना लाइट हाउस का जो रैंक 3 मैगोस था ना, उसको देखने पर ये इल्यूजन में ही चला गया था ना, उसी का बात कर रहा है। अब लेलिन ने कामली अपनी पावर को ना एकदम से मिला के रखा। एक ऑफेंसिव स्पेल आई ऑफ फर्टिफिकेशन, एक डिफेंसिव स्किल स्किल ऑफ कीमियन, दोनों साथ में मिल गए थे उसको। वो न्यूली एडवांस ऑफिशियल मैगोस में एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। वॉरलॉक पाथ चूज करने की वजह से अच्छी मेडिटेशन टेक्निक और स्ट्रॉन्ग ब्लड नाइट, उससे एडवांसमेंट के तुरंत बाद जो बेनिफिट मिले ना वो नॉर्मल मैगस से काफ़ी ज़्यादा था। जो अभी अभी एडवांस हुए हैं ना वो लेलिन के ओपोनेंट ही नहीं होंगे। सिर्फ वो मैगस जो काफ़ी टाइम से रैंक 1 में थे, जिनका स्पिरिचुअल फोर्स और मैजिक पावर मैक्सिमम के करीब था, और जिनके पास बहुत सारे रैंक 1 स्पेल थे, वो लेलिन के लिए एक चैलेंज हो सकते हैं। रैंक 2 मैगस, अभी लेलिन उनका ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन रैंक 1 में जो अभी अभी नए बने हैं ना उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनसे भागना ही पड़ेगा, मतलब जब फाइट होगी तो भागना ही पड़ेगा। रैंक के बीच का फ़र्क है ना ये, तो इसके लिए भागना पड़ेगा। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है ना इनका। कोई भी ब्लड लाइन या मेडिटेशन टेक्निक ये गैप सीधा नहीं भर सकती। लेकिन लेलिन बहुत खुश था, अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत ही की थी। आगे का रास्ता बहुत लंबा और प्रॉमिसिंग था। खुश दिल के साथ लेनिन ने अपना ब्लैक रॉब उतारा, नई क्लॉथ्स पहनी और साथ लाया हुआ सामान अरेंज करने लगा। फिर उसने अपना फॉलन स्टार पेंडेंट वापस गले में डाल लिया। वो पेंडेंट जो पहले उसे प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अब लेनिन ने रियलाइज किया ये पेंडेंट अब काफ़ी वीक लग रही थी उसको। वो बोलता है इस पेंडेंट की डिफेंस बहुत लो है, ज़्यादातर रैंक 1 स्पेल 20 डिग्री से ऊपर की हैं। कोई भी ऑफिशियल मैगोस का अटैक इस पेंडेंट की डिफेंस को तोड़ सकता है। उसने तुरंत एआई चिप को ना कमांड किया, एआई चिप मिशन इस्टेब्लिश करो, फॉलन स्टार पेंडेंट को इम्प्रूव करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। चिप ने एनालिसिस शुरू की और लेलिन के लिए एकदम प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन दिखाना शुरू किया। रैंक 1 वारलॉक बनने के बाद एआई चिप की कैलकुलेशन एबिलिटी भी ना जो है वो बूस्ट हो गई थी, वो पहले से काफ़ी पावरफुल हो गई थी। कपड़े बदलने के बाद लेलिन एक छोटी सी स्ट्रीम के पास आया। एकदम पानी में अपना चेहरा देखने लगा। साफ पानी में एक खूबसूरत काले बालों वाला नौजवान एक अजीब सा मिस्टीरियस चाम लिए वापस देख रहा था। और लेलिन रुक गया। वो बोलता है मेरा बाल ये काले क्यों हो गए? पहले उसका बाल काले नहीं थे, अब वो हो गए थे। और फिर एक याद आया, सपने वाली वो काली बालों वाली औरत। वो बोलता है क्या वो सपना एक सिर्फ एक इल्यूजन नहीं था? लेली ने अनुमान लगाया ये ब्लड लाइट चेन की वजह से, यानी ब्लड लाइन में जो चेंज हुआ है ना उसकी वजह से उसके बाल भी काले हो गए हैं। एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन थी। ब्लड लाइन बदली तो बॉडी भी बदलना चालू हो गई थी। और सिर्फ बाल ही नहीं, चेहरा भी बदल गया था। पहले लेनिन का चेहरा एवरेज था, एक आम सा युवा चेहरा था, लेकिन अब आंखें ज़्यादा ना रोशन थी और बाहें एकदम स्लिक हो गए थे। चेहरा ज़्यादा हैंडसम था और एक वारलॉक की डिग्निटी के साथ एक मिस्टीरियस न करिश्मा था जो नेचुरली निकल रहा था उसके बॉडी से।
लेलिन ने सोचा, लेजेंड में सुना था कि वॉरलॉक सिर्फ पावरफुल नहीं होते, वो हैंडसम भी होते हैं या ब्यूटीफुल भी। तो ये सब ब्लड लाइन का असर है। वो तो थोड़ी देर और देखा, फिर मुस्कुराया और अपनी प्रिपरेशन में लग गया। वो एक वॉरलॉक था, चेहरा उसकी ताकत नहीं थी, तो हैंडसम या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन ना शिफ्ट होता है पॉलफील्ड किंगडम के ईस्टर्न पार्ट में, सैफियर लेक पर। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। सर्दी के मौसम में जब धूप पड़ती है ना, ऊपर से देखने पर ये ना नीली जेल जे बिल्कुल ना सफेद एकदम जेल जेम जैसी ना चमकती हुई लगती है। क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है और इस जेल में रहती है एक स्पेशल स्पीसीज, ब्लू आइस फिश। इनका टेस्ट बहुत फ्रेश और एकदम ना मीठा होता है, मतलब बहुत टेस्टी होते हैं। और अगर एक्लोइटी इसे अपने रेगुलर डाइट में शामिल करे तो उनका मेडिटेशन थोड़ा बूस्ट होता है। इसी खास जगह की वजह से ये पूरी एरिया एक मैगोस फैमिली के कंट्रोल में है। और वो फैमिली का नाम है टाइलर फैमिली। टाइलर फैमिली का ना हम जानते हैं क्योंकि विक्की लेलिन की दोस्त जो है वो ये टाइलर फैमिली से आती है। उस दोपहर टाइलर फैमिली के पुराने कैसल में एक विजिटर आता है। वो विजिटर था अपना हीरो, अपना एमसी लेलिन। लेलिन ने कैसल को ऊपर से नीचे तक देखा। ये कैसल एक क्लिफ पर बना हुआ था, सेपियर लेक के करीब। आसपास एक पॉइजनस क्लाउड की लेयर भी थी, तो आम लोगों को यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल होगा। कैसल देखने में पुराना और एकदम ना बहुत पुराना लग रहा था। पीले पीले पत्थर पर न वक्त की एकदम न चाप दिखाई दे रही थी। साल दर साल की बारिश और धूप का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक उदास डिक्लाइनिंग ऑरा था इस कैसल का। गेट के सामने थे दो फायर ब्रीदिंग स्टैचूज, लेकिन वो लाइफलेस थे। कोई मैजिकल एनर्जी नहीं, कोई प्रोटेक्टिव स्पेल फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं था। लेलिन ने सोचता है वो, पहले टाइलर फैमिली एक गोल्डन एज में था। ये कैसल की आउटलाइन से जाहिर होता है, लेकिन लेकिन अब एक पावरफुल मैगस अपने एकदम किले के अराउंड डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन रखता है। कम से कम मैजिकल एकदम क्रिएचर गेट पर गार्ड करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो पत्थर की मूर्तियाँ और कोई एनर्जी वेव नहीं। लेलिन रैंक वन वॉरलॉक था। वो अकेला इस पूरे कैसल को ना एकदम नरसंहार कर सकता था। इसका मतलब टाइलर फैमिली के पास सच में कोई रैंक वन मैगोस नहीं था। खबर एकदम सच्ची थी। लेलिन गेट के सामने खड़ा था थोड़ी देर से, और अंदर वालों को खबर ही आ गई। बूम के साथ बड़े बड़े पत्थर के एक्लेस घूमे और गेट धीरे धीरे खुलने लगा। गेट के पीछे से एक आवाज आती है, चिड़िया जैसे मीठी चिरपी आवाज। वो बोलती है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? गेट के पीछे से ना एक 8-9 साल की छोटी सी लड़की ने न सर निकाला और हरे बाल क्यूरियस आंखें लेलिन को देख रही थी। लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लेलिन हूँ, तुम्हारे फैमिली हेड से मिलना चाहता हूँ। और उसने प्यार से उस छोटी लड़की के ना बाल संवारने लगा। तभी अंदर से एक मिडिल एज आदमी भागते हुए आया। लेवल 2 एक्लेटी की एनर्जी वेव्स थी और लेलिन को देखकर एकदम डर से कांप गया। वो बोलता है, माय लॉर्ड, माफ़ी चाहता हूँ माय लॉर्ड, ये मेरी बेटी है, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं दे पाया। उसने तुरंत लड़की को अपने पीछे किया और बो करा उसने एकदम झुक के। और फिर ये मिडल एज आदमी ना जानता था, भले ही लेलिन दिखने में यंग था, लेकिन उसकी एनर्जी पे वो खुद से बहुत आगे थी। वो इजीली लेवल 3 एक्लोइटी लग रहा था, या शायद उससे भी ज़्यादा। और टाइलर फैमिली तो पहले ही कमज़ोर थी। उन्हें किसी भी पावरफुल विजिटर को ना नाराज़ नहीं करने का ना ऑर्डर दिया गया था। लेलिन ने तो क्लियरली अपना नाम बताया था, मैं लेलिन हूँ, टाइलर फैमिली के हेड से मिलना चाहता हूँ। वो जो मिडिल एज आदमी था ना, वो गेट पर ना वो नाम सुनने के बाद थोड़ा सा सोचता है, फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होकर बोलता है, क्या आप एबियसबोर्न फॉरेस्ट एकेडमी वाले लेलिन हैं? लेलिन कंफर्म करते हुए हाँ बोल देता है, और उस आदमी ने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई उसके। लेकिन सोचो, यहाँ पर वो स्माइल जेन्युइनली खुशी वाली नहीं थी, थोड़ी फोर्स थी, थोड़ी ग्रीड वरी थी। ये मिडिल एज आदमी लेलिन के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। विक्की के लेटर से, र्यूमर से, सब कुछ वो जानता था। वो जानता था कि लेलिन, पहली बात, विक्की का जूनियर था एकेडमी में। दूसरी बात, प्रथम जो प्रोफेसर क्रॉफ्ट का ना ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। और तीसरी बात, एकेडमी में एक जीनियस माना जाता था। और चौथी बात भी है, पोशनरिंग में एकदम
एकदम बहुत टैलेंटेड और रखने वाला लेवल 3 का एक्लोइटी बन चुका था और 20 साल से पहले मैगस बनने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस आदमी को दिमाग में आती है, लेलिन ने लेटर में प्रॉमिस किया था कि वो विक्की की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। यही सोचते हुए उस आदमी की आंखों में एक चमक आई, एकदम ग्रीड, एकदम लालच की चमक। ऊपर से एकदम इंडिफरेंट दिखाते हुए अंदर से खुशी की पैसा देने वाला है, यही वाला खुशी भाई हो रहा था उसको। उसने कुछ आंसू भी निकाले। वो बोलता है, विक्की के मामले में मुझे बहुत दुख है। पहले वो इतनी अच्छी बच्ची थी, लेकिन अब। लेलिन ने ये ड्रामा देखा और सीधा काट दिया। बोलता है, एकदम बात काट देता है, कुछ और नहीं काटा है उसने। वो बोलता है, मैं ये सब जानता हूँ, बस मुझे फैमिली हेड के पास ले चलो। और दोस्तों, लेलिन की आंखें ठंडी हो गई थी, ठंड हो गई थी। एक फ्रॉस्टी गेज और उस मिडल एज्ड आदमी की रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी जैसी दौड़ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरनाक जानवर उसे घूर रहा हो। और वो बोलता है, अभी अभी जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। वो अपनी बेटी को लेकर तेजी से अंदर घुस गया। करीब करीब 10 मिनट बाद लेलिन कैसल के बड़े हॉल में था। सामने था टाइलर फैमिली का पेट्रियाज, जॉनसन टाइलर। एक बुढ़ा आदमी फॉर्मर ब्लैक अटायर में, चांदी के बालों की एकदम केयरफुली चांदी के बाल जो थे ना वो कॉम किए हुए लेयर में थे। और आंखें एकदम मल्टी वाइट, धुंधली, बुझी बुझी सी थी। उसने फॉर्मल तरीके से स्वागत किया। वो बोलता है, माइक एकदम इज्जतदार तरीके से बोलता है, मैं जॉनसन टाइलर हूँ, टाइलर फैमिली का पेट्रियाज। टाइलर किले में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका ये वक्त अच्छा बीतेगा। लेकिन जो है ना, लेलिन के एआई चिप ने तुरंत स्कैन किया। जॉनसन टाइलर, लेवल 3 एक्लोइटी, स्ट्रेंथ 1.1, एजिलिटी 2.5, वाइटलिटी 2.0, स्पिरिचुअल फोर्स 13, बॉडी पर मैजिक आर्टिफैक्ट है जो 3 बार अटैक कर सकता है। हर अटैक 20 डिग्री से ऊपर की फोर्स के साथ है। लेलिन ने जॉनसन की बॉडी से एक सदी हुई बुझी हुई स्मेल भी पकड़ी, और ये डिटोरेटिंग और डिकेइंग ऑटर था। चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ, जाहिर था कि इस आदमी की जिंदगी ज़्यादा नहीं बची थी। लेनिन ने अंदर ही अंदर सोचा, बहुत कमज़ोर, मेरे सामने एक चींटी के बराबर। उसका मैजिक आर्टिफैक्ट डिसेंट था, मतलब अच्छा था। किसी लेवल 3 एक्लोइटी ने बहुत बड़ी न कुर्बानी देकर रैंक 1 मेगस के लिए सुइटेबल आर्टिफैक्ट न एकदम बनाया होगा। फैमिली हेयरलॉम लग रहा था, एकदम फैमिली का न इनहेरिटेंस जैसा। लेकिन फिर भी लेलिन को सिर्फ 2 हिंट्स चाहिए थे जॉनसन को ख़त्म करने के लिए। ताकत का इतना बड़ा अंतर था तो लेलिन ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। सीधा बैठ गया और कुर्सी पर बिना परमिशन के, और सीधा बोला, मैं यहाँ आया हूँ जैसे मैंने अपने लेटर में कहा था। मैं विक्की की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूँगा, और आप लोगों को विक्की को जो है उसे माफ़ करना पड़ेगा। जॉनसन की आंखों में गुस्से की एक लहर आती है। ये लेवल 3 एक्लोइटी इतनी, मतलब ना, आराम से अंदर आया, बिना किसी की ग्रीटिंग के, बिना किसी ने कुछ बोले वो आराम से बैठ गया। जॉनसन ना एक एक्सपीरियंस आदमी था। ज़्यादा सालों की ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ देखा था, और लेलिन में वो एक खतरे की बू महसूस कर पा रहा था। तो गुस्से को ना एकदम दबा देता है और एक फोर्स स्माइल लगा के चेहरे में वो बोलता है, जॉनसन बोलता है, रेनबो पोशन एक कीमती एंशिएंट ट्रेजर है, और अभी इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलना मुश्किल है, मतलब ज़्यादा महंगा। लेलिन ने सीधा काट दिया और बोलता है, मतलब ज़्यादा महंगा है ना, और ठीक है, मैं ग्राइंड वाटर दूंगा इसके बदले में। जॉनसन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो प्रैक्टिकली एकदम कांप जाता है। वो बोलता है, व्हाट, क्या? लेनिन ने कामली अपनी उंगलियां एक दूसरे में न फंसाते हुए एक्सप्लेन करता है, मैंने कहा ग्राइंड वाटर दूंगा, ये रेम्बो पोशन के बदले में काफ़ी है ना। रेम्बो पोशन का नाम ही था ग्राइंड वाटर को सक्सेस रेट का जो है उसे कॉम्प्लीमेंट करना। दोनों में कंपेयर करें तो ग्राइंड वाटर कहीं ज़्यादा रेयर था। ये एक ऐसा ऑफर था जो जॉनसन रिफ्यूज ही नहीं कर सकता था। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ग्राइंड वाटर के बारे में। यही चिप ने ग्राइंड वाटर को एनालाइज कर लिया था। इसका काम था एक्लोइटी की लाइफ फोर्स चलाना और स्पिरिचुअल फोर्स की जो है ना बोटल नेक उसे तोड़ देना, मतलब एडवांसमेंट पॉसिबल करना। लेकिन एक बड़े बैकलेस के साथ। बैकलेस कैसे?
कैसे कि लाइफ फोर्स है ना, जो एक्लोइटी का लाइफ फोर्स होता है, उसे जला के स्पिरिचुअल फोर्स का बॉटल नेक तोड़ता है, तो लाइफ फोर्स का तो बैकलेस लगेगा ही। लेलिन के एडवांसमेंट में भी थोड़ी लाइफ फोर्स चली थी, लेकिन जाइंट किमियन सर्पेंट के ब्लड एसेंस की ना एकदम खतरनाक वाइटलिटी वाइटलिटी जो है, उसकी वजह से ना वो सपना फुलफिल हो गया था। और इसी वजह से ए चिप ने कैलकुलेशन के हिसाब से लेलिन अभी 500 से 600 साल का ना लाइफ स्पेन जो है वो रख सकता है। वो बिना किसी अपग्रेड किए बिना भी ना वो 500 से 600 साल ना आराम से जी सकता है, इसी लेवल में रहा तो भी। नॉर्मल रैंक 1 मैगोस वो तो बहुत कोशिश करके भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 साल ही जी पाते हैं। और अब लेलिन रैंक 1 वॉरलॉक बन चुका था, तो ग्राइंड वाटर जो सिर्फ एक्लोइटी के काम आता है, उसके लिए अब ज़्यादा यूजफुल नहीं था। तो उसने सोचा कि कुछ रिसोर्स के बदले में एक्सचेंज करूँगा, लेकिन यहाँ कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे यूज करना भी बुरा आइडिया नहीं था। ग्राइंड वाटर का काम सुन के, मतलब नाम सुन के ना, वो जॉनसन जो था उसकी सांसें तेज हो गई। वो बोलता है, टाइलर फैमिली में 300 साल से ज़्यादा वक्त से कोई ऑफिशियल अमेगोस पैदा नहीं हुआ था। ब्लड लाइन डिक्लाइन हो रही है, रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं, फैमिली के एक्लोइटी के पास एडवांस करने का मौका ही नहीं था। ग्राइंड वाटर वो सपने की चीज़ थी उनके लिए। दूसरी फैमिलीज वो टाइलर के ना डिक्लाइन देख के खुश होते थे और उनके रिसोर्स हड़पने की इंतजार कर रहे थे। कोई हेल्प करने वाला आया ही नहीं। रैम्बो पोशन एक अच्छी थी, लेकिन ग्राइंड वाटर इसे ना कहीं ज़्यादा ना रेयर है। रैम्बो पोशन सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक बढ़ा सकती है, और वो भी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री रोल में। लेकिन ग्राइंड वाटर एक खास ना टाइलर के ना एक टैलेंटेड एक्टिविटी को जेनुअली एडवांस करवा सकता है। अपना खुद का ऑफिशियल मैगोस बन सकता है। किसी दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में ना बांधना, एकदम बदना नहीं पड़ेगा। ये टाइलर फैमिली के लिए लिटरली एक नया ना दरवाजा था। लेकिन दोस्तों, जॉनसन एक पुराना चालाक लौंडे था। इतना बड़ा फायदा सामने था तो भी उसने एक मुश्किल एक्सप्रेशन बनाया। बोलता है वो, जब बिक्की ने रेम्बो पोशन चुराई थी, उसने कुछ और ट्रेजर भी खराब किए थे। मतलब और मांगो ज्यादा मतलब ये था कि और इसे निचोड़ो और ज्यादा चूसो इसे। लेलिन ने प्रिडिक्ट किया था कि ये सीन पहले से ही है। वो जानता था इस सब बात को। जब भी ना आप किसी को ना कॉम्पनसेट करने की बात करें, तो रिप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लेलिन सिर्फ एक लेवल 3 एक्लोइटी लगता था, और टाइलर फैमिली एक मैगस फैमिली थी। भले ही डिक्लाइनिंग हो, तो जॉनसन समझ रहा था कि वो ज़्यादा मांग सकता है। लेलिन का चेहरा डार्क हो जाता है। वो बोलता है, बस। ये सीन बहुत एपिक है। बस बोलता है ना, लेनिन ने एक वर्ड बोला था, और साथ ही उसके बॉडी से एक माइटी स्पिरिचुअल फोर्स एनर्जी वेव निकलती है, जैसे एक तेज तूफान आया हो। मेज पर कपड़े, खिड़कियां के पर्दे सब कुछ हिलने लगे। एकदम साउंड, अजीब अजीब साउंड आ रहे थे। एक ऑफिशियल मैगोस की ना स्पिरिचुअल फोर्स टाइलट किले के हर कोने में ना घुस गया था। एकदम डर भरी चीखें न सुनाई दे रही थी, और टाइलर फैमिली के बहुत सारे यंग मेंबर सीधा बेहोश हो गए थे, बिना आवाज के और बिना वार्निंग के। ये रेगुलर ह्यूमन थे, कोई रेसिस्टेंट नहीं कर पाते थे, उनके पास कोई रेजिस्टेशन भी नहीं थी। और जो लेवल 1 और लेवल 2 के एक्लोइटी थे, वो भी ठीक नहीं थे इस टाइम में। उनके चेहरे भी लाल हो गए थे, कांप रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को न जमीन पर न गिरने से रोक रहे थे। और फिर टाइलर, जॉनसन टाइलर, वो आदमी जो अभी भी ना लेलिन को ना एकदम रिप ऑफ करने की ना कोशिश कर रहा है, वो जिसका ना मुंह खुला का खुला रह गया था, उसका तो मुंह। और वो बोलता, इतना ना खुला के अंदर वो, उसका मुंह था ना पूरा खुला का खुला ही रह गया था। वो एकदम ना डरते हुए बोलता है, ऑफिशियल मैगोस, जिसे कोई भूत देखा हो। डर के मारे उसका चेहरा ही पीला पड़ गया था। और फिर डैम, जॉनसन टाइलर, टाइलर फैमिली का पेट्रियट, जी सीधा ना सीधा घुटनों पर गिर जाता है। सबसे इज्जतदार लॉर्ड मैगोस, कृपया शांत हो जाइए, मेरे फैमिली मेम्बर को छोड़ दीजिए। वो घुटने में था इस टाइम। वो आदमी जो अभी लेलिन से ज़्यादा मांगने की कोशिश कर रहा था, वो अब एक डरे हुए खरगोश की तरह जमीन पर था। लेलिन ने एकदम ठंडे हाथ, एकदम कांपती हुई उसने बोला, और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स वापस ले ली। एकदम ठंडी स्पिरिचुअल फोर्स वापस ले लेता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट थी। थोड़ी रेजिस्टेंस एनर्जी और
अगर लेलिन ने पूरी एनर्जी छोड़ दी होती तो किले के रेगुलर ह्यूमन वहीं के वहीं मर जाते। इसने थोड़ा सा ही लीक किया था। जॉनसन कांपते हुए घुटनों पर था और उसका दिमाग एक ही चीज में घूम रहा था। वो बोलता है, ये स्पिरिचुअल फोर्स पक्का एक ऑफिसर मैगोस की है, गलत नहीं हो सकता मैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 का लगता है, एक 18 साल के ऑफिसर मैगोस जिसको उसने ऑफेंड करने की कोशिश की। जॉनसन को रोना भी आ रहा था क्यों, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। उसने तो खुद को मारने का भी सोचा एक पल के लिए, लेकिन फिर एक आई याद उसे। विक्की, हाँ विक्की। विक्की इनके और विक्की के उसके और ना विक्की के ना अच्छे रिलेशन है। जॉनसन की आंखें चमक उठी। वो बोलता है, जल्दी जल्दी विक्की को लाओ। नहीं, पहले मेड, पहले उसे अच्छे से नहलाओ, तैयार करो फिर लाना। वो लेलिन से ना परमिशन लेकर भाग गया हॉल के अंदर, और जो एक्लोटी जमीन पर पड़े थे उसे चिल्लाने लगा। फिर वापस आया एक चमकता भरा स्माइल के साथ। वो बोलता है, माय लॉर्ड, कोई और हुक्म। लेलिन ये देख के प्रैक्टिकली स्पीचलेस हो गया। ये आदमी इतना सेमलेस था कि, लेकिन वो बिक्की का फैमिली था तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकता था यहाँ पर। अरे क्यों नहीं लेगा भाई, एक रात का जो है, एक रात का क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है यार, सीधा सीधा बोल देता हूँ मैं। करीब और 10 मिनट बाद ना विक्की आती है। जाहिर था कि उसे जल्दी जल्दी ना नहा नहला के तैयार करके भेजा गया था। उसके बालों में अभी भी ना पानी की बूंदें थी जो ठीक से सूखी नहीं थी। उसने एक वाइट गाउन पहना था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वो ठीक नहीं लगता था। और बड़े आई बैग्स, आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल, काफ़ी जैसे ना काफ़ी वक्त से नहीं सोई हो, बहुत स्ट्रेस लग रही थी। उसने लेलिन को देखा, फिर अपने फैमिली हेड जॉनसन को देखा, जो अभी लेलिन के सामने ना एकदम चमचा बन के ना खड़ा हुआ था। और विक्की का दिमाग घूम गया ये देखकर। वो बोलती है, तू तू लेलिन है ना? वो सब एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उसका सर न चकरा गया था ये सब देखकर। टाइलर कैसल के बड़े से हॉल में ना, जहाँ अब सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं और सब बाकी लोग जा चुके हैं। लेलिन और बिकी ही बचे हैं, बाकी सब तो जा चुके हैं। दोनों एक छोटी सी गोल सफ़ेद मेज के आसपास बैठे हैं। मेज पर बहुत सारी स्नैक और ड्रिंक रखी है, और बहुत सारे सब कुछ रखा है वहाँ पर। बिकी एक पीस ऑफ स्पूंज केक हाथ में पकड़े बैठी है, लेकिन खा नहीं रही, उसे भूखी नहीं लग रही है। वो एक स्टीमिंग ड्रिंक उठा के एक घूंट पीती है, और फिर, सच में तूने इतनी जल्दी रैंक 1 मैगोस कैसे बन गया तू? वो अभी भी ना थोड़ी एब्सेंट माइंड लग रही थी, जैसे रियलिटी में ना फुल्ली आई ना हो। उसे अभी भी सपना लग रहा था। विक्की ने फिर अपने आप को ना संभाला और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेसन लेलिन, और शुक्रिया मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए। लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू मेरी दोस्त है, बस इतना ही काफ़ी है। विकी ने ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली रिपीट किया, और बोलती है, हाँ तू एक अच्छा दोस्त है। वो अभी भी ना डेज थी, एकदम चौंकी हुई थी। लेली ने देखा और कंसर्न हुआ, आगे क्या करने का प्लान है तेरा? विकी ने थोड़ा सोचा और फिर धीमे आवाज़ में बोलती है, मैं एकेडमी वापस नहीं जाना चाहती। शायद कुछ वक्त के लिए ट्रैवल करूंगी और फिर किसी दिन वापस फैमिली के पास आ जाऊंगी। फिर उसने लेलिन की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। बोलती है, शायद मैं तेरी फॉलोअर बन सकती हूँ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑफिशियल मैगोस बन जाने के बाद वो कुछ फॉलोअर रख सकते हैं। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉलोअर अपनी ज़िंदगी और लॉयल्टी अपने मास्टर को देते हैं, बदले में मास्टर अपने फॉलोअर को नॉलेज और रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। और बाहर दुनिया में फॉलोअर एक हद तक अपने मास्टर का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। लेली ने थोड़ा सोचा, फिर क्लियरली बोला, नहीं होगा ये। उसने पूरी वजह नहीं बताई, लेकिन विक्की समझ गई। फॉलोअर की एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, उन्हें मास्टर के लिए आगे जाके यूज़फुल होना चाहिए। लेकिन लेलिन अभी रैंक 1 वॉरलॉक था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, वो बहुत ऊपर तक जाने वाला था। इसके लिए उसके फॉलोअर का एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आगे कल्टीवेशन करना बेकार है। विक्की का स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड वो अच्छा नहीं था। वो अभी भी सिर्फ लेवल 2 एग्लोइटी थी,
लेलिन का एस्टिमेट था कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 तक ही पहुंच सकती थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में लेलिन के लिए ये काफ़ी नहीं था। मतलब ये कह रहे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी में ना लेवल 3 से ऊपर नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है। और लेलिन को तो ये इतना कम तो नहीं चाहिए। विकी ने फोर्स्ड मुस्कान के साथ कहा। बोलती है वो, ठीक है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। लेली ने देखा कि विक्की का हाल ठीक नहीं था, तो उसने सीधा पूछा, फाइली के बारे में क्या सोचना है तुम्हारा? विक्की कुछ पल के लिए चुप रही, फिर कामली, लेकिन अंदर से दर्द, एकदम दर्द था उसके अंदर, दर्द के साथ बोली, वो पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली में चला गया। उसके पास क्राउन वाटर भी है और रेनबो पोशन भी। मैं समझती हूँ कि वो पहले ही एडवांस करके ऑफिशियल मैगोस बन गया होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? लेलिन ने सुना और फिर एक प्रॉमिस करता है वो, सही वक्त आने पर मैं उसे उसकी सजा दिलवाऊंगा। लेलिन ने बिक्की को एक उम्मीद दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने क्लियरली सोचा था ये फाइली के लिए अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालेगी। जो भी होगा लेलिन को अपने टर्म्स पर करना पड़ेगा, अपने वक्त पर। फाइली अभी सिर्फ एक नया मैगोस था, लेलिन को कोई मुकाबला नहीं था लेलिन का। और बुक ऑफ सरपेंट में बहुत सारे ऐसे रैंक 1 स्पेल थे जो किसी को भी बिना कोई नुकसान छोड़े खत्म कर सकता है। कोई बाहर वाला लेलिन तक को ट्रेस नहीं कर सकता। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर वो अभी नया नया बना है वॉरलॉक, तो मतलब वॉरलॉक ने यार वो तो मैगस बनाया ना अपना फाइली, तो उसको तो ना ये अभी तो नया नया है तो मार सकता है। उसके पास जो बुक ऑफ सरपेंट है ना उसका, उसमें काफ़ी सारे रैंक 1 स्पेल पड़े हैं जो किसी भी कोई भी सुराग छोड़े बिना ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेस भी नहीं कर सकता लेलिन को, यही कहना चाह रहा है। फिर ये सुन के विक्की की आंखें ना लाल हो जाती है। आंसू के मोती मोती बूंदे ना, मोटी मोटी, एकदम मोटी मोटी बूंदे उसके गालों पर न गिरने लगती है। वो रो रही थी। वो बोलती है, शुक्रिया शुक्रिया लेलिन। और वो रोते हुए लेलिन को न सीने में लग जाती है। लेलिन ने उससे अपनी बाहें एकदम फैला के एकदम समेट लिया, मतलब गले लगा लिया। और दाएं हाथ से न धीमे धीमे उसकी पीठ थपथपाने लगा। लेकिन इस मोमेंट में लेलिन ने एक चीज़ और भी की जो विकी को पता नहीं चला। लेलिन ने अपने दाएं हाथ से एक अजीब गेस्चर किया और एक ग्रेइस ब्लैक गैस विकी के बॉडी से न खींचकर लिलिन के हाथ में आ गई। ये क्या था, अभी के लिए मिस्ट्री रहेगी, तो आगे शायद पता चलेगा ये क्या है, अभी पता नहीं चला है। काफ़ी घंटे बाद लिलिन ने जॉनसन को एकदम ना, टाइलर जो है उसे रुकने का इनवाइट कर रहा था, लेकिन ना वो लिलिन जो है अपना वो ठुकरा देता है और टाइलर फोर्स से निकलने लगता है। जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसने ग्राइंड वाटर टाइलर फैमिली को दे दिया। कॉम्पनसेशन कंप्लीट हो गया था। जॉनसन ने प्रॉमिस निभाया, पूरी फैमिली के सामने विकी के सारे जुर्म माफ़ कर दिए और उसे इमिडिएटली सक्सेसर भी बनाने का इरादा जाहिर किया। लेलिन काफ़ी दूर निकल आया, फिर पीछे मुड़ा। अपनी तेज वॉरलॉक की विजन से उसने देखा टाइलर फोर्ट के गेट के सामने एक धुंधला सा सफ़ेद फिगर अकेला खड़ा था, वही विदाई वाली पोजीशन में। ये कौन हो सकती है? विक्की है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड। लेलिन के मन में एक ख्याल आया, उम्मीद है कि जो पोषण मैंने उसे दिया है वो काम आएगा। लेलिन ने जाते जाते विक्की को कुछ मॉडिफाइड अजूरे पोषण भी दे दिया था और उनका यूज क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जैसे पहले उसने झूठ बोला कि उसने ये कहीं से खरीद के, मतलब खरीदने का चांस पाया था, पोषण का फॉर्मूला रिवील करने उसने नहीं किया था। उसने खरीदा, उसे झूठ बोला है। समझाना बहुत मुश्किल होता ना, तो वो कैसे समझाता? और समझाने के लिए अब गर्लफ्रेंड है तो पूछेगी ना भाई, यार छोड़ो। अब लेलिन न घोड़े पर सवार था, आगे का प्लान सोचते हुए। विक्की और एकेडमी के दूसरे लोग वो लेलिन की जिंदगी का न एक पार्ट थे। लेलिन जानता था कि वो बहुत ऊपर तक जाना चाहता है, बहुत दूर तक जाना चाहता है। ये लोग उसी के सफ़र का एक पार्ट थे, एक मतलब एक कैरेक्टर थे। हमेशा नहीं रह सकते थे। और बोलता है मन ही मन, प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। शायद अब पोलफील्ड किंगडम छोड़कर साउथ कोस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए। लेलिन के लिए पोलफील्ड किंगडम में रहना अब सेफ नहीं था, क्योंकि लिलिटल फैमिली ये एक बहुत बड़ी और पावरफुल फैमिली थी।
लेलिन रैंक 1 वॉरलॉक बन चुका था, लेकिन लिलिटेल फैमिली पूरी तरह खत्म करना अभी भी उसके बस की बात नहीं थी। और सबसे बड़ा खतरा, एकेडमी चेयरमैन साइली, वो भाई वो रैंक 2 मैगोस है। लेलिन का भी अभी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। भागना भी मुश्किल होता अगर साइली एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो ये सब जानने के बाद जरूर एक्शन लेगा ना। लेनिन के लिए सबसे बड़ा स्मार्ट मूव ये था कि एकेडमी छोड़ के बाहर निकल जाओ। लेकिन एक सवाल आता है, क्या क्रॉफ्ट सर या दूसरे दोस्त निशा और बाकी खतरे में आ जाएंगे ये सब अगर लेलिन भाग गया तो? फिर लेलिन सोचता है, क्रॉफ्ट एकेडमी मेंबर है, निशा ये सब एकेडमी के लोग हैं, लिलिटेल फैमिली एक टॉप 3 फैमिली है, उन्हें अपनी नोबिलिटी का ना एकदम मेंटेन करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेलिन के दोस्तों को होस्टेज बनाना, अगर ऐसा भी किया तो क्या लेलिन इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि सीधा जाकर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा, जाल में फंस जाएगा, ऐसा नहीं करेगा ना। लेलिन ने एक सच्ची बात सोचा। वो बोलता है, मैं मदद तक करता हूँ जब मेरे पास काफ़ी ताकत हो। मतलब ये कहना चाह रहा है, मदद तभी करेगा वो जब तक उसके पास काफ़ी ताकत है और मुश्किल समय में ज़्यादा ना हो, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो तो उस हद तक मदद कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पीछे हट जाएगा। एक और एग्जाम्पल, अगर लिलिटेल फैमिली चेरनोबी आइसलैंड जाके फार्लियर फैमिली को, लेलिन की अपनी फैमिली को ना होस्टेज बना ले, तब भी लेलिन वहाँ नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब ताकत बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा ताकत बढ़ेगी तो वापस आके लिलिटेल को ख़त्म करेगा। यही बदला होगा। हार से, लेकिन यही लेलिन की सोच है। सर्वाइवल और ग्रोथ पहले, बाकी सब बाद में। लेलिन घोड़े पर तेजी से चल रहा था। एकदम घोड़े की खुर-खुर एकदम ज़मीन पर न तेज़-तेज़ आवाज़ आ रही थी। एक जंगल के पास से गुजरते हुए लेलिन की आंखें थोड़ी-सी बंद थी, फिर अचानक खुली और एक टोइंग एक्सप्रेशन, एक मस्त सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मतलब वो पहले से ही जानता था कुछ होने वाला है। जैसे ही घोड़ा जंगल की क्लियरिंग से बाहर निकलने वाला था, काफ़ी आर्क्स ऑफ नाइट ट्री के अंदर से निकल के उस घोड़े को एक ही झटके में काफी टुकड़ों में काट देते हैं। खून सब बिखर जाता है। लेलिन ने एक पल में रिएक्ट किया, हाथ से घोड़े को पुश किया, अपना ना एकदम से कपड़ा पकड़ा और चल गया। जब वो जमीन पर उतरा तो देखा चारों तरफ से घिरा हुआ था वो काले रोब वाले फिगर, सबके सब उनकी एनर्जी वेब लेवल 3 एक्लोइटी, कुछ के पास मैजिक आर्टिफैक्ट की ऑरा भी थी और बीच वाला वो एक ऑफिशियल मैग्रोस जैसा लग रहा था। उनके काले रूप पर एक इमेज थी, गोल्ड लाइनिंग से बने कौवों की निशान, स्टिचेस ऑन, मतलब कुछ निशान थे कौवे जैसे। लेलिन ने एक नज़र में समझ लिया, ये सेटअप था एकेडमी के इन्फोर्स्ड स्क्वाड था ये। और वो एकदम काम रहा बिना घबराए वो। बीच वाला लीडर कहता है, एक स्केर्ड फेस और उस पर काटने के इरादे से भरी हुई आंखें थी, आगे आया और वो बोलता है, लेलिन तुझ पर इल्जाम है अपने साथी लेवल 3 एक्लोइटी बोसेन जैडेन साया और रोथ को मारने का, हमारे साथ चलो ट्रायल के लिए। लेलिन तो समझ गया था कि लिलिटेल फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उन्हीं तीने के तीन मारने का इल्जाम जो है उन तीनों का लेलिन के सर पर न डाल दिया है। सब जो ब्लेम है उस पे ही आएगा अभी। लेलिन ने एकदम कामली जवाब दिया और बोलता है, अगर मैं मना कर दूं तो? स्कारफेस ने जवाब देता है, वो स्कारफेस वाला लीडर, इन्फोर्समेंट स्क्वाड की एकदम नाफरमानी, तुम्हें एकदम मौत का सजा सुनाया जाएगा। और उसने हाथ हिलाया, अटैक का सिग्नल दिया। बहुत सारे इंचांटेशन एक साथ सुनी गई, अलग अलग एनर्जी वेव निकलने लगे, चमकदार फायरबॉल, जेड ग्रीन कोरोसिव एसिड, पर्पल ब्लेड्स और काफी सारे मैजिक आर्टिफैक्ट सबके सब लेलिन के सर के ऊपर आ गए। जहां लेलिन खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। चारों तरफ आग जल रही थी, टूटी हड्डियां और काफी सारे कॉप्स बिखरे पड़े थे। एक एक्लोइटी ने खुशी से बोला, मर गया। क्या वो मर गया? उसी एक्लोइटी का एकदम दिमाग फट गया, ब्रेन जूस और खून जमीन पर बिखर गया, एकदम खत्म। बाकी सब हैरान, चेहरे डिस्प्लिप के साथ भर गए। और फिर एरो निकल के आए
और ऑफिसर मैगस के पीछे के 3 लेवल 3 एक्लोइटी के सर फटे के फटे एक के बाद एक फटने लगे। स्कारफेस चिल्लाता है ये सब देखकर, क्या ये क्या है? इल्यूजनरी स्पेल। उसने तुरंत एक इंचांटेशन पढ़ा। सिस के साथ कान फाड़ देने वाली आवाज। आसपास की हवा पानी की लहरों की तरह हिल रही थी और वॉइड फट रहा था, जैसे थ्रेट के न एकदम थिएटर के न पर्दे खींच लिए हो। स्कारफेस ने देखा, लेवल 3 एक्लोइटी सब जमीन पर पड़े हैं, आंखें बंद, और पता नहीं एकदम जिंदा है या मर गए हैं। लेकिन उसी वक्त स्कारफेस की नजर एक चीज पर जाती है। लेलिन सही सलामत खड़ा है, स्कारफेस का मुंह खुला का खुला। वो बोल रहा है, तू तू एडवांस हो गया, तू एक्चुअली 18 साल में ऑफिसर मैगस बन गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और एक ब्लड थर्स्टी एक्सप्रेशन आया उसके चेहरे पर। बोलता है, क्या डरावना टैलेंट है। अफसोस है कि तूने लिटिल फैमिली को ऑफेंड किया, तो तू यहाँ मर जाएगा। स्कारफेस ने अपनी जुबान से होठ चाटे। बोलता है, मुझे इंट्रोड्यूस करने दो अपने आप को। मेरा नाम है क्लाइडे, क्लाइडे लिलिटेल। क्लाइडे ने अपना नाम डिक्लेयर किया। उसी सेकंड लेलिन ने अंदर ही अंदर एक का कमांड दिया, यही चिप, सामने वाले टारगेट को स्कैन करो। चिप ने रिस्पॉन्ड किया, बिप के साथ मिशन स्टैब्लिश हो रही है, स्कैनिंग चल रही है। टारगेट के अराउंड एक का डिफेंसिव फोर्स फील्ड डिटेक्ट हुई है। डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं। लेलिन को पता था ऐसा ही होगा। हर ऑफिशियल मैगोस के अराउंड एक इनेट डिफेंसिव फोर्स फील्ड होती है जो उनके बॉडी के डाटा को बाहर आने से रोकती है। लेकिन लेलिन ने तुरंत सोचा, मतलब अगर मैं उस फोर्स फील्ड को तोड़ दूं तब स्कैन हो सकता है। और दोस्तों, प्लान सोचते सोचते लेलिन ने न एक्शन भी ले लिया। एक ही पल में लेलिन ने अपने पाँव में पूरी ताकत लगाई और बुलेट की तरह क्लाइडे की तरफ दौड़ पड़ा। बैंग के साथ लेलिन का दायां हाथ फूला और उसकी फिस्ट की ताकत 7.1 डिग्री सीधा क्लाइडे के सीने पर जाके लगी। आवाज आई जैसे लेदर पर हैमर मारा हो। एक बड़ी स्पार्क और क्लाइडे सीधा पीछे उड़ गया। लेलिन उस जगह का पर न खड़ा रहा जहां क्लाइडे था और अपना हाथ देखा। उसकी स्किन के ऊपर काले स्केल निकल आए थे। क्यूमुएन स्केल था ये, वही केमियोन स्केल, और उन स्केल पर न छोटी छोटी फ्लेम भी थी, लगातार चमकती हुई थी वो। एआई चिप ने तुरंत रिपोर्ट किया, टारगेट के डिफेंसिव फोर्स फील्ड का डाटा प्राप्त हुआ है, डाटाबेस से कंप्रेस किया जा रहा है। टारगेट की इनेट स्पेल डिटरमाइन की गई है, हाई टेम्परेचर फोर्स फील्ड। ये 24 डिग्री इस तक की आग को क्रिएट कर सकता है आसपास की चीजें जलाने के लिए। टारगेट की फोर्स फील्ड को 4.6% डैमेज पहुंचा है। एस्टिमेशन है कि 20 और स्ट्राइक लगने के बाद फोर्स फील्ड तोड़ने के लिए काफी होगा, यानी 20 और हिट्स। लेलिन के दिमाग में ये नंबर नोट हो गया था एकदम से। क्लाइडे जमीन से उठता है, काफी धीरे से। उसका चेहरा काला पड़ गया था, एकदम काला हुआ था, और एकदम से वो खांसते हुए बोलता है, क्या जबरदस्त स्पीड और ताकत है। अफसोस है कि तू अभी भी एडवांस हुआ है। तो तूने कितने रैंक 1 स्पेल सीखे होंगे? तो एक, या सिर्फ तेरी इनेट फोर्स फील्ड है? क्लाइडे ने ये टॉन्ट किया था, और इसमें थोड़ी सच बात भी थी दोस्तों। जो मैगोस अभी अभी एडवांस करते हैं ना, वो अपनी सबसे कमज़ोर स्टेज में होते हैं। उनके पास काफ़ी रैंक 1 स्पेल नहीं होती। ज़्यादातर के पास स्क्रोल या मैजिक आर्टिफैक्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होते। क्लाइडे सोच रहा था कि लेलिन सिर्फ एक अपनी फोर्स फील्ड के डिपेंड करेगा और वो इजीली ना उसे मार सकता है, यही सोच रहा था। क्लाइडे ने टॉन्ट करते करते तुरंत इंचांटेशन जो था वो भी शुरू कर दिया। हवा में एनर्जी पार्टिकल विजिबल तौर पर चेंज होने लगे। एक चमकदार पीली रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। लेलिन ने इस अटैक को अंदाजा लगा लिया था, यह अटैक कम से कम 20 डिग्री की न आसपास का होगा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया क्योंकि उसकी कीमियोन स्केल की डिफेंस सिर्फ 27 डिग्री थी। अभी के लिए नए एडवांस मैगस में ये अच्छी थी, लेकिन 27 से ऊपर का कोई भी अटैक अगर डायरेक्टली उस पे ना आ जाए तो हार्म कर सकता है उसको। लेलिन ने एक फ्रैक्शन सेकेंड में डिसाइड किया, इसको स्पेल कंप्लीट नहीं करने देना चाहिए। काली रोशनी चमकी और लेलिन के पूरे बॉडी पर ना एकदम चेहरे ना एकदम समेट गए। बारीक और मजबूत स्केल ना उसके एकदम शरीर से निकल रहे थे। एक पल में लेलिन एक आधे इंसान आधे सांप जैसा क्रिएचर में ना बदल गया।
उन स्केल का ना एकदम कालापन एक एंशिएंट ऑरा लिए हुए था, एक ठंडी चमकदार रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो क्लाइडे की दिल की धड़कन भी ना थोड़ी तेज कर दिया था। वो बोलता है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव फोर्स फील्ड, तू मर, लेलिन चिल्लाया और पहले से भी न तेज स्पीड में क्लाइडे की तरफ दौड़ पड़ा। क्लाइडे ने एक ग्रीन लाइट अपने बॉडी पर न एक्टिवेट की, जो कांटों में न बदल गई, एक ब्लॉकिंग रेयर चालू कर दिया। उसके लेलिन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए उसने कुछ यूज किया था, अपने बॉडी पर ग्रीन लाइट जलाया था। लेलिन ने दो घुसे मारे और वो कांटे चूर चूर होके बिखर गए, जैसे न सूखे घास के तिनके हो। कीमियन स्पेल के साथ लेलिन की ताकत मिला दी जाए तो वो एक एंशिएंट क्रिएचर की तरह ना कोई चीज रोक नहीं सकती थी उसको। क्लाइडे का चेहरा खराब हो गया। वो बोल, ये आदमी कांटों को ना सीधा तोड़ के निकाल सकता है। वो ना और बोलता है, तेरे पास जो भी है सब निकाल कुत्ते। लेलिन एकदम से धधका और उसके खून की हर एक बूंद जलने लगी लेलिन की। वो क्लाइडे तो अपने चेहरे ना एकदम शौक में है। वो सीधा न उसके जो भी चालू किए हुए एक्टिवेट जो थे ना, वो सब तो तोड़ दिया था लेलिन ने। लेलिन तो धड़क रहा था अभी, और उसके खून की न हर एक बूंद न जलने लगी थी। एक इंटेंस बैटल हंगर उस पे न छा रही थी। क्लाइडे अपनी पोजीशन न एकदम बदलता रहता था। वो लेलिन अटैक करे जा रहा है, वो कंटिन्यूसली न पोजीशन बदल रहा है, और काफी लो ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट भी एक्टिवेट किए हुए। रजिस्ट्रेशन टाइप एक्टिवेट था। लेलिन को रोकने के लिए ये यूज किया था। वो एक एक करके तोड़ने में ना वक्त लगा रहा था लेलिन को, लेकिन वो रुका नहीं। यह है कि वो मतलब ये है कि लेलिन के ना काफी सारे तोड़ने में ना वक्त तो लग रहा है लेलिन को, लेकिन लेलिन रुक ही नहीं रहा है। एक एक करके ना सब कुछ तोड़े जा रहा है। जो जो वो मैजिक आर्टिफैक्ट जो है ना वो यूज कर रहा है ना, एक एक करके तोड़े जा रहा है। एक आइस लेयर तोड़ा और तब तक क्लाइडे ने अपनी इंचांटेशन ना पूरी कर लिया था। एक विशाल नीली फायरबॉल लेलिन की तरफ आई। बूम के साथ धमाका हिट वेव फैल गई। आसपास की जमीन पिघलने लगी, एक बड़ा गड्ढा बन गया। क्लाइडे ने जोर से हंसा और शुरू किया, आहा, मेरे क्रॉसिव फायरबॉल से बचने के कोई भी चांस नहीं है, कोई नहीं बच सकता। एक जीनियस को अर्ली स्टेज में खत्म करने की खुशी उसके सीने में न एकदम से भर गई थी। लेकिन दोस्तों, वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। क्लाइडे का एक्सप्रेशन बदला। वो तेजी से पीछे की तरफ हटने लगा, जैसे कुछ अनबिलीवेबल देख लिया उसने। बोलता है अपना क्लाइडे, कैसे, कैसे, ये कैसे हो सकता है? वो अभी भी जिंदा है। नीली आग के उस तरिए में एक फिगर ने हाथ से आग चीरते हुए बाहर कदम रखे। लेनिन के कपड़े बिल्कुल जल के राख हो चुके थे। सिर्फ उसका स्केल वाला बॉडी बचा था, बिल्कुल नंगा, लेकिन स्केल ने उसे प्रोटेक्ट किया था। ये चिप की वार्निंग बार बार बज रही थी। होस्ट पर एनर्जी अटैक आई है, एलिमेंट फायर और एसिड। एस्टिमेटेड पावर 20 डिग्रीज, एक्चुअल पावर 26 डिग्री। होस्ट की इननेट स्पेल किम्यून स्किल एक्टिवेट है। एनर्जी कंजम हो रही है, 30% कंजम हो चुकी है। होस्ट को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेलिन के अंदर एक छोटा सा दरार था। 26 डिग्री, सिर्फ एक डिग्री और होती तो मेरी डिफेंस टूट जाती। ये सोच के उसके रूह खड़े हो गए, लेकिन उसी के साथ किलिंग इंटेंट और भड़क गई। लेलिन की फिगर भागी और वो क्लाइडे के बिल्कुल सामने था। स्केल वाली फिस्ट सीधा क्लाइडे के सीने पर। एक क्रैश के साथ क्लाइडे के चेस्ट पे लाल आग का सुराग निकला। लेलिन की फिस्ट को घेरने लगा। बैंग के साथ क्लाइडे का चेहरा लाल और वो फिर पीछे उड़ा। लेकिन इस बार लेलिन रुका नहीं। अपने बॉडी पर चलती आग को इग्नोर करते हुए उसने क्लाइडे का गला पकड़ा। बोलता है, भाग क्यों नहीं रहे हो तू? भागो ना। और फिर लेलिन फिस्ट पे फिस्ट मारने लगा, एक के बाद एक, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बैंग बैंग के साथ लगातार धमाके। जमीन कांप रही थी, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। आखिरकार क्लाइडे चिल्लाया और उसकी बॉडी की आग बुझ गई। लेलिन एआई चिप ने रिपोर्ट किया, टारगेट के डिफेंसिव फोर्स फील्ड टूट गई, डाटा एक्वायर किया जा रहा है। इस आवाज ने लेलिन को थोड़ा होश में लाया, जो उस वक्त थोड़ा ना एकदम गुस्से में था। बोलता है, क्या हुआ?
मैंने इतना इम्पल्सिव और रेकलेस होकर क्यों अटैक किया? लेलिन को याद आया, उसने एक बार भी डॉज नहीं किया, एक बार भी ब्लॉक नहीं किया, सीधा घुसता रहा और क्लाइडे की फोर्स फील्ड तोड़ दी। पागलों की तरह अटैक करना ये उसकी नॉर्मल स्टाइल नहीं थी। माथे से ठंडा पसीना निकल आया था उसके। एआई चिप ने क्लाइडे को पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया था। क्लाइडे लिलिटेल पूरा नाम है, स्ट्रेंथ 4.5 है, एजिलिटी 3.7, वाइटलिटी 5.6, स्पिरिचुअल फोर्स 31, एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन फायर और प्रोग्रेस 30% है। लेनिन की आंखें खुली, एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन, इसीलिए उसकी एसिडिक फायरबॉल इतनी स्ट्रांग थी। दोस्तों यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रैंक 1 से रैंक 2 मैगस बनने के लिए बेसिक कंडीशन है, एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट करनी होती है। मतलब एक मैगोस को अपना सबसे ज़्यादा एफिनिटी वाला एलिमेंट चूज करना होता है और फिर धीरे धीरे अपने एसेंस को उस एलिमेंट में कन्वर्ट करना होता है। अगर गलत एलिमेंट चूज किया तो 80% से ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है और रैंक 2 का रास्ता बंद हो जाएगा। फ्राइडे का फायर एलिमेंट एफिनिटी था और उसकी 30% कन्वर्जन की वजह से जो नॉर्मली 20 डिग्री की फायरवॉल थी वो 26 डिग्री तक पहुंच गई थी। 30% बोनस डायरेक्टली स्पेल पावर ने दे दिया था। लेकिन ये मल्टीप्लायर सिर्फ चोजन एलिमेंट पे लगता है, दूसरे एलिमेंट की स्पेल नॉर्मल या फिर थोड़ी कमजोरी होती है। ये डाटा लेने के लिए बहुत वैल्यूएबल था। ये पहला रैंक 1 मेगोस का कंप्लीट डाटा था उसके पास, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ने बढ़ाया था और वारलॉक वर्सेस रेगुलर मेगोस का कंपैरिजन पॉसिबल किया था। क्लाइडे जमीन पर पड़ा था, लास्ट ब्रेथ ले रहा था। जब फोर्स फील्ड टूटी तब उसकी कॉन्शियसनेस की सीवी डैमेज हो गए थे। फिर भी उसने लॉयल और अनडाइंग हीरो वाला एक्सप्रेशन बनाया। बोलता है, तू अभी मार दे मुझे लेकिन लिलिटेल फैमिली तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेलिन ये देख के हंसी रोकने में ना मुश्किल हो गया उसके लिए। वो बोलता है, विलेन तो मैं लग रहा हूँ यार यहाँ पर। ये सीन ना थोड़ा फनी जैसा है ना। वो क्या लेनिन क्या कह रहा है, विलेन तो मैं लग रहा हूँ यार यहाँ पर। मतलब मारने वो आया था लेकिन विलेन यहाँ पर लेनिन लग रहा है। और जो बंदा अभी ना उसे अटैक कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, वो अब मोरल हाई ग्राउंड एकदम मोरल की बात कर रहा था। ये थोड़ा फनी ही है। लेनिन ने कामली जवाब दिया, मरना चाहते हो लेकिन अभी नहीं। लेनिन ने जोर से एक पोशन क्लाइडे के गले में ना डाल दिया। क्लाइडे की आंखें फट गई और वो बेहोश हो गया और उसके बॉडी पर कुछ फॉरबिडन रूइंस भी अपीयर हुए जो उसकी बॉडी के स्पेल फॉर्मेशन को आइसोलेट कर देते थे। मतलब वो अंदर से कोई सिग्नल नहीं दे सकता था, अभी कोई ट्रेस नहीं कर सकता था, कोई इंफॉर्मेशन ना जो है ना वो बाहर भेज नहीं सकता था। आइसोलेशन स्पेल जो है वो यूज कर दी थी ना। लेलिन ने तेजी से ना एरिया क्लीन किया, अपना लूट पैक किया और क्लाइडे को उठा के वहां से निकल गया। वाइटलिटी 8.5 वाला लेनिन वो पूरा एक दिन भाग सकता था बिना थके। घोड़ा कन्वेंशन के लिए था, मतलब आराम के लिए था, जरूरत के लिए था, मतलब जरूरत के लिए नहीं था। कहीं दूर भागने के बाद, बहुत दूर भागने के बाद लेनिन एक तेजी के ना एक ताजी भरी स्ट्रीम में बैठ गया। ठंडा पानी दिमाग ठंडा करने के लिए। उसे डर लग रहा था कि क्योंकि ना वो बैटल में अपना कंट्रोल खो बैठा था। ये उसके लिए ना बहुत अनयूजुअल था। एआई चिप, पिछले बैटल के मॉनिटर डाटा निकालो और कंट्रोल खो जाने की वजह से क्या हुआ वो इन्वेस्टिगेट करो। चिप ने आइस कोल्ड वॉइस में रिपोर्ट किया, बीप मैसन जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, डाटा ला रहा हूँ। 14 घंटे 23 मिनट पर होस्ट में एबनॉर्मेलिटी एक्टिविटीज ऑब्जर्व की गई हैं। ब्लड फ्लो 45% तक बढ़ गया। जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड एसेंस की एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। मतलब बैटल के दौरान कीमियन सरपेंट की ब्लड लाइन ने एक स्ट्रेंज स्टिमुलेट रिलीज किया, एक तरह का डोपिंग इफेक्ट था। इस स्टिमुलेंट ने लेलिन की रैशनैलिटी को टेम्पररी ख़त्म कर दिया, इसलिए वो एक फ्रेजाइंट अटैकर की तरह न लड़ रहा था। लेलिन समझा, तो यही है वारलॉक का इमोशनल आफ्टर इफेक्ट, ब्लड लाइन का डार्क साइड। लेलिन ने तुरंत पूछा, एआई चिप, इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या होगा? चिप ने जवाब दिया, मेथड 1, कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन को छोड़ दो,
मेथड 2, सेरेनिटी पोशन को यूज करो। मेथड 3, और एआई चिप ने एक के बाद एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करने शुरू कर दिए। एआई चिप ने ना काफ़ी सारे सॉल्यूशन दिए थे, लेकिन लेलिन ने ना एक एक करके उन्हें ना इवेलुएट कर दिया। और अपना लेलिन कहता है मेथड 3 और उसके ऊपर के सॉल्यूशन के लिए इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा और एकदम रेयर है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी मैं उन्हें हासिल नहीं कर सकता। और जाइंट कीमियन सरपेंट की ब्लड लाइन तो मेरी बॉडी और सोल के साथ फ्यूज हो चुकी है। इसको जोर से रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो मतलब होगा कि मैं रैंक 1 वॉरलॉक से एकदम डिमोट हो जाऊंगा। शायद जान भी जा सकती है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ एक रास्ता बचा, लगता है मुझे जल्द से जल्द सेरेनिटी पोशन बनाना होगा। लेलिन का चेहरा सोलेम हो गया, लेकिन एक राहत की बात भी थी। इस पोषण का फॉर्मूला उसके पास पहले से ही था। एबीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी में रहते वक्त उसने इंग्रेडिएंट भी गैदर करके रखे थे। सिर्फ अब बनाने का बाकी था। वक्त की बात की थी। उसने सोचा था कि विल पावर से वो ब्लड लाइन के इमोशनल फ्लक्चुएशन को काबू कर लेगा, लेकिन नहीं। ये चीज लाखों सालों से वारलॉक को परेशान करती आ रही थी। सिर्फ विल पावर से नहीं हो सकता था। लेनिन हमेशा अपनी रैशनैलिटी पर प्राउड रहता था, और किसी पर कंट्रोल होना ये उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देता था। अब लेनिन एक नियर बाय केप की तरफ मुड़ा, और एक 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 ठंडी मुस्कान आई उसके चेहरे पर। उसने क्लाइडे के सारे सामान उससे न छीन के एक बेहोश क्लाइडे को केप में न बांध करके रख दिया। लेलिन जानता था कि क्लाइडे पर कोई ट्रेसिंग स्पेल हो सकता है, लेकिन उसने डिसाइड किया फिर भी पूछताछ करूंगा मैं। जब तक काफ़ी फास्ट काम करूंगा, क्लाइडे की पूरी तरह होश में आने से पहले निकल जाऊंगा। और एक के बाद एक दुश्मन समझ रहा था कि मतलब ये है कि अगर दुश्मन, एक और बात है ना, वो दुश्मन समझ रहे थे कि वो तो अभी लेवल 3 है। मतलब किसी को पता ही नहीं है ना, वो उसके बिक्की के फैमिली और उनके क्लान के अलावा और किसी को फैमिली के अलावा किसी को पता ही नहीं है ना वो ऑफिशियल मैगोस बन गया। और वो लोगों ने भी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एकेडमी तक तो नहीं पहुंचाया होगा। तो किसी को पता ही नहीं है अपना भाई वारलॉक मतलब रैंक 1 मैगोस बन चुका है। तो क्लाइडे को पूछताछ करना, वो सोचेंगे कि नहीं, क्लाइडे फेल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्लाइडे दोबारा ऐसा आसान टास्क कभी नहीं पाता। ये उसकी आखिरी गलती थी। मतलब क्लाइडे जो है वो फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैगो से लेवल 3 एक्लोइटी को तो आसानी से पेल सकता है। और उसके लिए तो एकदम आसान टास्क था ना ये। और यही सोचना ना उसकी आखिरी गलती थी। काफ़ी घंटों बाद लेलिन ने जो चाहिए था वो ले लिया और एरिया छोड़ दिया। क्लाइडी की जगह पर एक येलो पच का बड़ा दाग बचा हुआ था और कुछ नहीं। लेलिन एक पोशन मास्टर था, और एक्सट्रीम नाइट सिटी के एक्सपेरिमेंट से उसने टॉर्चर के बहुत सारे मेथड भी सीखे थे। उसने वो सब क्लाइडे पर अप्लाई किया, और बहुत जल्दी एक ऑफिशियल मैगस पागलपन के कगार पर पहुंच गया और रोने की न गिड़गिड़ाने लगा। सब कुछ उगल दिया उसने। क्लाइडे से जो पता चला वो ये था, बोसेन का दादा लिलिटेल का एक बहुत पावरफुल एल्डर था, और क्लाइडे उसी एल्डर की सेवा करता था। इसीलिए इसी वजह से बोसेन एक रैंक 1 मैगस क्लाइडे को कमांड कर सकता था। लेलिन सोचते सोचते चलता रहा। क्लाइडे को खत्म करके बोसेन को के दादा की ना नफरत लेलिन के लिए ना और भी बढ़ गई थी। ये पक्का था, मतलब पक्का है ना। क्लाइडे को भी मार दिया, उसके पोते को भी मार दिया, तो समझ जाओ। लेकिन ना एक अच्छी खबर भी थी। लिटिल फैमिली में ना अभी इंटरनल एक बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही थी। फैमिली की हेड की ना जगह के लिए अलग अलग एल्डर, अलग अलग केवल क्या बोलते हैं वो, एक अलग अलग एल्डर ना एकदम झगड़ रहे थे, एक दूसरे से ना मिलते नहीं थे। मतलब लेलिन को सिर्फ पोसेन के दादा से बचना था। पूरी लिटिल फैमिली एक साथ अभी आई ही नहीं थी। हाँ, और क्लाइडे को मारने की वजह से सब क्लान गुस्से में तो थे, और अगर मौका मिला तो जरूर क्या बोलते हैं लेलिन को हाथ लगाएंगे, लेकिन एक्टिवली साथ मिलकर कभी उस पर ना अटैक नहीं करेंगे। फिर भी अकेला लेलिन इतनी पावरफुल क्लान के न खिलाफ नहीं टिक सकता। और उसे उसका जो मूव है ना, भागना ही सबसे स्मार्ट मूव होगा उसके लिए। अभी के लिए लेलिन ने जल्दी जल्दी अपने रूट प्लान एकदम प्लान को ना सेट किया।
पोलफिल किंगडम जो है ना, अब ये ना एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी का टेरिटोरी था और काफ़ी हद तक लिली टेल का ना एकदम मतलब घर जैसा है। जितना ईस्ट उतना ज़्यादा खतरा होगा उसके लिए। और ईस्ट की तरफ तो जा ही नहीं सकता, पोलफिल किंगडम है, एबियस बोन फॉरेस्ट का टेरिटरी है, तो वहाँ पर जाना मुश्किल है। लेकिन नॉर्थ जो है वहाँ पर ना अनस्केपेबल डेंजर थे, वो डायरेक्शन भी एकदम छोड़ देता है वो। तो लेलिन डिसाइड करता है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। प्लान था जिथरमून माउंटेन प्लेन्स क्रॉस करो और सेज गौतम के एरिया में घुसो। ये दो फोर्स एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी और सेज गौथम आग और पानी की तरह थी, एक दूसरे के दुश्मन थे। सेज गौथम के एरिया में एकेडमी का इन्फ्लुएंस सबसे कम रहता था, लेकिन लेलिन वहाँ रहने का प्लान नहीं बना रहा था। सेज गौतम वाले जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जरूर होगा कि अब एक ऑफिशियल मैगोस आया है तो अपने साथ मिलाने का, एकेडमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन लेलिन किसी की भी ना उसमें बंधना नहीं चाहता था। तो फिर वो क्या डिसाइड करेगा? साउथ कोस्ट बहुत बड़ा है, एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी और सेज गौतम ये तो सिर्फ साउथ कोस्ट के ईस्ट का एक छोटा सा रिमोट एरिया था, जैसे एक बड़ा शहर और उसके बाहर का एक छोटा सा गांव। मतलब एक बड़ा शहर है और साइड साइड में छोटे मोटे गांव होते हैं ना, वैसे ही टाइप का है। लेलिन का असली प्लान था इनलैंड ड्यूकडॉम, सेज गौतम हुड का कंट्रोल्ड एरिया क्रॉस करो, फिर ग्रेट कैनियन मार्गरेट क्रॉस करो और फिर एक डजन और किंगडम क्रॉस करते हुए साउथ कोस्ट के सेंट्रल रीजन में पहुंच जाओ। इस सेंट्रल रीजन में लाइट मैगोस सबसे पावरफुल थे और यहाँ एक रिलेटिवली पीसफुल मैनुअल था। आम इंसानों के साथ मिलके जीते थे और एकदम अच्छा माहौल था। वहाँ पर कत्ले आम और बड़ी लड़ाइयाँ ना एकदम कम होती थी। लेनिन का प्लान था यहाँ अपनी एडवांसमेंट कंटिन्यू करना और रिसोर्स के लिए साउथ कोस्ट के सबसे बड़े मार्केट भी ना यहाँ सेंट्रल रीजन में थे। एना आइवरी रिंग टावर और दूसरे बहुत बड़े बड़े मेगास्ट्रीम के अंडर यहाँ से पोषण ना इंग्रेडिएंट मैजिक रिसोर्स सब मिल सकते हैं उसे। और वो तो पोषण मास्टर है ना, वो सब कुछ खरीद भी सकता है, बना सकता है। एना आइवरी रिंग टावर का नाम सुन के लेलिन को एक पुराने दोस्त की याद आती है, जॉर्ज। वो एक नौजवान था जो लेलिन के साथ ही सफ़र शुरू किया था और आखिरकार एना आइवरी आइवरी रिंग टावर में ना पढ़ने के लिए गया था, 5 साल के लिए। और अभी तो 5 साल तो बीत चुके हैं। जॉर्ज का फोर्थ ग्रेड एप्टीट्यूड था, शायद वो अभी भी ना लेवल 3 एक्लोटी बन चुका होगा। पता नहीं वो सब कैसे होंगे, लेलिन मन ही मन सोचता है। लेलिन ने ना एकदम आराम से बोला और अपनी ना फेस चेज एकदम चेंज करने लगा। जिथरमुन माउंटेन प्लेन्स की तरफ ना वो जाने लगा। अब ना जिथरमुन ना जो है माउंटेन प्लेन्स, उसके तरफ जाते वक्त सीन शिफ्ट होता है। एक बड़ी केव और बैंग सीधा दहज गई। एक लैंडस्लाइड किसी ने बहुत बड़ी ताकत से मारा था वहां पर। रप्पल के नीचे से एक बूढ़ा आदमी निकलता है सिल्वर व्हाइट आर्मर में। उसके चेहरे पर अजीब मेटल ऑर्नामेंट और आंखों में ना एकदम गुस्सा था। वो बोलता है, क्लाइडे क्लाइडे भी मर गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुढ़े आदमी ने दांत पीसे, माथे की नसें फूल गई थी। ये था पोसेन का दादा, लिलिटेल फैमिली का पावरफुल एल्डर, जो अब लेलिन को न खून की प्यास की तरह ढूंढ रहा था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और एक नए कैरेक्टर पर फोकस आता है, फाइले। ये था फाइले। फाइले वही है यार, विक्की का एक्स। फाइले वो विलन है जिसने विकी को ना यूज किया था, प्रेम का नाटक किया था और उससे अपनी फैमिली के रेम्बो पोषण चुरवा लिया था और फिर विकी को छोड़ दिया था। आजकल फाइली का मूड बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जब उसके सर्वेंट और एक्लोइटी उसे बोलते थे लॉर्ड मेगस फाइली, तो उसके सीने में एक आग अलग सी ना एकदम अलग सी आग लग जाती थी। और ये मतलब उसे ना इस बात का गुरूर था कि 30 साल से पहले ऑफिशियल मैगोस बन गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। खुद उसके मेंटोर भी हैरान हो गए थे ये देखकर। फाइली को अच्छा लगता था लोगों को ना हैरान करना, और पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली ने खुद इनिशिएटिव लेकर उसे अपने यहाँ रूप मतलब यहाँ पर ना ज्वाइन किया था। एक अट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा ना कम लूज टर्म्स और बहुत अच्छे अच्छे थे। थोड़ी फ्रीडम कम थी, लेकिन बदले में एडवांसमेंट की नॉलेज और एक
रैंक 1 डिफेंसिव स्पेल मॉडल भी बिना इनके ना वो कभी एडवांस नहीं कर पाता, मतलब डिफेंसिव स्पेल मॉडल भी दिया था उसको और बिना इनके कभी एडवांस भी नहीं कर पाता। और हाँ, एक और चीज़, रेम्बो पोशन उसने भी बहुत मदद किया था इसको। रेम्बो पोशन का नाम आते ही फाइली के जहन में विक्की का चेहरा आ जाता है और वो एकदम डिस्डेन से मुस्कुराया वो बोलता है, वो बेवकूफ़ तो शायद अब तक अपनी फैमिली ने ख़त्म कर दिया होगा उसको। फाइली की ना सच में ना सच जो है ना वो सामने आ रहा था। विक्की को यूज करना, पहले विक्की के मैजिक क्रिस्टल और रिसोर्स एकदम बेचती रहती थी ना, तभी वो उससे अपने पास रहने देता था, वरना कब का उसे ना छोड़ देता। और एक और दिन विक्की ने इनोसेंटली बता दिया कि उसकी फैमिली के पास ना रेम्बो पोशन है, बस फाइली की आई इसी में ना चमक गई। उसने प्लान बनाया, पहले एक ब्लड बाथ में नाटक करके विक्की को बचाया, रिलेशनशिप और भी गहरा किया, फिर अपनी एडवांसमेंट की चिंता बताई और विक्की से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फैमिली को ना ट्रेजर चुरा ले। और विक्की प्यार में अंधी, वो कर भी क्या सकती थी। फाइली ने अंदर ही अंदर सोचा, मैं फाइली फ्यूचर में साउथ कोस्ट का मोनार्च बनूंगा। एसिड ट्रैश पर नज़र डालना मेरे लिए एकदम तौहीन की बात है। और एक और न्यूज़ थी, पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली, एक यंग गर्ल को उससे ना उसकी ना शादी जो है शादी की बात चल रही थी। मतलब ये समझ लो, मैगस फैमिली ना ये एक नॉर्मल तरीका है जो जीनियस मैगस होते हैं ना उसे अपने ना साथ में परमानेंटली बांधने का और साथ में सुपीरियर ब्लड लाइन के एक नए जेनरेशन को पैदा करने का। एक साई आवाज़ आती है, मैं मेंटोर, दोपहर का खाना तैयार है। एक ब्लॉन्ड फीमेल एक्लोइटी ग्रे रोब में, सिर्फ 11 या 12 साल की, बेबी फैट वाले गाल और डर के साथ अंदर आती है। अच्छा, फाइले ने एक्नॉलेज किया और उस लड़की के गालों पर ना हाथ फेरा। लड़की का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो एकदम हिल नहीं सकती थी, वो सिर्फ एम्बारेस्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां से चली गई। और फाइली की आंखों में एक लस्ट, मतलब क्या बोलूं यार, छुपाई नहीं जा सकती थी। उस मतलब उस जाती की, मतलब जाती हुई लड़की जो थी ना उसको ना एक हवस भरी नजरों से देख रहा था। ये फाइली की एक बड़ी और घिनौनी कमजोरी थी। वो मैच्योर औरतों में नहीं, छोटी लड़कियों में ना इंटरेस्टेड था। ये एक डीपली डिस्टर्बिंग और कॉन्डेम्ड, एकदम क्या बोले, और स्टोरी में ना क्लियरली एक विलेन की तरह ना प्रेजेंट किया गया इसको। उसने इस लड़की को ऑफिशियल मैगोस बनने के बाद अपना एक्लॉयटी लिया था, पार्टी पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली की रिजल्ट पर और पार्टी अपनी खुद की वजह से। मतलब ये है कि उसने ना रिक्वेस्ट किया था, पर्पल कोट फ्लावर फैमिली ने भी रिक्वेस्ट किया था इसको, ये लड़की को लेने के लिए, और अपने खुद की वजह से भी लिया था। फाइली ये सोचता था कि वो अपनी ना इन इच्छाओं को ना जो है इच्छाओं को छुपाना, मतलब वो अपने इच्छाओं को छुपाना ना एकदम मंजूर नहीं करता था। तो वो ओपनली सोच रहा था कि, और वो रेशनलाइज भी करता है, मतलब वो सोच सकता है ओपनली, ऑफिशियल मैगोस के स्पेशल राइट होते हैं और लड़की को एक ऑफिशियल मैगोस की शिक्षा मिली रही है तो उसका थोड़ा सा फायदा भी उठाया जाए, ऐसा सोचता है उसका। ये बिल्कुल गलत सोच है और फाइली एक प्रॉपर विलेन जैसा लगता है। इसका यही प्रूफ है कि वो कैसी नज़रों से दिख रहा है भाई। फाइली एक बड़े मेज पर बैठा, उस लड़की के पास चारों तरफ एक डजन मेट्स और सर्वेंट खामोशी से काम में लगे हुए हैं। सब पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली के असाइन किए गए थे। वो टावर जिसमें वो रहता था वो भी पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली के खुद के इनिशिएटिव लेकर बनाया और उसे दिया गया था। एक भी सिक्का फाइली का खर्च नहीं हुआ था, एक भी पैसा खर्च नहीं किया था फाइली ने। जब भी अच्छी चीजें ना होती थी फाइली बहुत खुश हो जाता था। आज दोपहर में क्या है, वो बोलता है अपना फाइली। फ्रेश टेंडरलियन बीफ माय लॉर्ड, वो लड़की एक ओल्ड हाउसकीपर ने झुकते हुए कहा था। एक खूबसूरत मेद ने सोने का न ढक्कन उठाया, खुशबू फैल गई। बीच में एक परफेक्टली डन बीफ टेंडरलॉन स्टिक, साथ में सूप और जूस भी थे। फाइले ने एक्सपर्ट की तरह नाइफ से काटा, सिल्वर फोक से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला, लेकिन एक पल के लिए रुका। बोलता है, ये मीट आम बीफ से थोड़ी ज़्यादा लाल लग रही है।
उसने इंडिफरेंटली कहा और फिर भी खा लिया उसने। खाना ख़त्म हुआ, सफ़ेद नैपकिन से होठ साफ़ किए और बोलता है, आज की बीफ बहुत अच्छी थी, कहाँ से आई? हाउसकीपर ने बताया, माय लॉर्ड, एक मीट वेंडर ने खुद आकर गेट पर बेचा। मैंने क्वालिटी देखी तो अच्छी लगी, तो कुछ हिस्सा ले लिया। फाइले की बाहें ऊपर उठ गई। वो बोलता है, ये तो पर्पल गोल्ड फ्लावर फैमिली का आउटडोर विगिनेंटी है। यहाँ मीट वेंडर खुद आकर सामान बेचने आता है। वो थोड़ा ना एकदम चौंक गया था, लेकिन दोस्तों उस एक सेकंड के लिए जो फाइली का चेहरा रुका ना, क्या उसने फील किया कि कुछ ठीक नहीं है। वो अनईजी फील कर रहा था। ये वो सिर्फ सोच रहा था, मतलब अंदर ही अंदर सोच रहा था। उसे एकदम अनईजी सा फील हो रहा था। तो चलो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।